करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाउंडेशन। सोयल का दूसरा पार्ट है फाउंडेशन। एंड सोयल में जितना ही सिग्निफिकेंस सोयल मैकेनिक्स की है, जो फर्स्ट पार्ट है अपना, उतनी ही सिग्निफिकेंस इसकी है। कई बार ये 4 से 5 6 नंबर का भी आया था क्वेश्चन, तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी किसी भी एक सब्जेक्ट से भी, और बहुत कम टाइम में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। फाउंडेशन, ठीक है। अब सबसे पहले फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन वो स्ट्रक्चर है जिसपे जो सुपर स्ट्रक्चर मतलब ऊपर का जो लोड है वो सारा ट्रांसमिट हो जाता है किसमें? सोइल में। तो जिसके थ्रू जो ट्रांसमिट होगा उसको बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं। So definition of foundation is that part of structure. Foundation is that part of structure through which load is finally transmitted. Load is finally transmit to the soil. Foundation is that part of structure through which load is finally transmitted to the soil. अच्छा, next point. The failure of foundation is due to पहला, जो फाउंडेशन का फेलियर होगा कैसे हो सकता है? या तो सेटलमेंट कर जाए सोइल की, फर्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ सोइल। सेकंड है स्लाइडिंग एंड स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन। स्लाइडिंग एंड स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो दो टाइप के फेलियर हो गए। अगर सेटलमेंट होगी तो इस फेलियर को बोलेंगे हम सेटलमेंट फेलियर, और स्लाइडिंग करेगा या स्लिपिंग करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज shear फेलियर। ये तो हमें पढ़ भी लिया काफी बार, दिस इज shear फेलियर। लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो। द फाउंडेशन इज सेफ इन सेटलमेंट एंड shear, hence the allowable load is lesser of above 2। ये लिख लो। लेसर या मिनिमम लिख सकते हो, एक ही बात होगी। देखो क्या बताया उसने, पहले बताया फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर लोड ट्रांसमिट होता है सोइल के अंदर। ठीक है, फाउंडेशन के बाद बताया अभी इसमें फेलियर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 टाइप के फेलियर हो सकते हैं, या तो सेटलमेंट फेलियर, ये सोइल सेटलमेंट कर जाएगी, दूसरा या स्लाइड कर जाएगी। तो सेटलमेंट वाले को बोलते हैं सेटलमेंट फेलियर, स्लाइडिंग वाले या स्लिपिंग वाले को बोलते हैं shear फेलियर। अब कहता आपको क्या करना है, जब डिजाइन करोगे तो लोड क्या करना पड़ेगा? इनसे कम रखना, इससे ज्यादा होगा तो फेल ही कर जाएगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों में जो कम होगा उससे कम रखेंगे, या मिनिमम लिख सकते हो, उससे कम रखना है अपने को, वो डिजाइन आपका सेफ रहेगा। ठीक है, या मिनिमम लिख लो यार, ले सके मिनिमम ऑफ 2। ठीक है, मिनिमम ऑफ 2। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन लिख लिया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। मेनली 2 टाइप की पढ़ेंगे हम। दिस इज शैलो फाउंडेशन एंड दूसरी है डीप फाउंडेशन।
शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। शैलो में जो अपना क्राइटेरिया रहेगा ओनली बेस रेजिस्टेंस, सिर्फ बेस को रजिस्ट करता है वो, ओनली बेस रेजिस्टेंस, बेस से जो रजिस्ट होगा, इसमें बेस और साइड दोनों को रजिस्ट करना पड़ता है अपने को, बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंस, ये दोनों लिख लो आप। इसके बाद मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा अभी क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये भी लिख लो, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखोगे इसमें कौन कौन सी फाउंडेशन आती है इसमें पाइल फाउंडेशन एंड वेल फाउंडेशन, ये लिख लो, एंड वेल फाउंडेशन, ये लिख लीजिए। ठीक है, वेल फाउंडेशन। और लिखो इसके अंदर, इसमें लिखोगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्रेटर देन विड्थ फाउंडेशन। इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ओनली बेस रेजिस्टेंस। इसमें भी टाइप लिखवा देता हूँ आपको, जैसे इसमें कौन कौन से आएंगी, जैसे राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट को मैट भी कहते हैं। दूसरा कुछ टाइप की फुटिंग्स होंगी, अब फुटिंग्स में वो सारी फुटिंग आ जाएंगी जिसकी हम अभी स्टडी करेंगे। फुटिंग्स में लिख सकते हो आप, जैसे आइसोलेटेड, जैसे अपना कंबाइंड, उसमें सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपको स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, अभी इसमें थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिप, स्ट्रैप, आइसोलेटेड, स्ट्रिप, स्ट्रैप, कंबाइंड और उस कंबाइंड, ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस इतनी बहुत है इसमें। अब कुछ इमेजेस दिखाया तो भी कैसी ऐसी होती है वो सारी पता ही है अपने को। जैसे टिकली साहब, इससे नेक्स्ट पेज, हाँ ये देखो, ये कुछ फाउंडेशन के टाइप्स हैं। जैसे वॉल फुटिंग, अब जैसे वॉल फुटिंग, जैसे वॉल के ऊपर रजिस्ट करना है सारे उसको, तो वॉल की फुटिंग दिखा रखी है। नेक्स्ट है जिसको आइसोलेटेड फुटिंग भी बोलते हैं, ये शेप रेक्टेंगुलर शेप है, इसको सिंपल स्प्रेड फुटिंग बोल रखा है, सिंपल फुटिंग, या उसको बोल देते हैं आइसोलेटेड। यहाँ पे ये पेडिस्टल बना रखे हैं अलग अलग फुटिंग के लिए। नेक्स्ट आपको स्लोप फुटिंग, जो किसी स्लोप पे होता है, ये स्लोप दिखा रखा है। नेक्स्ट है कंबाइंड फुटिंग, जब दो कॉलम आपस में कंबाइन हो उसको कंबाइंड फुटिंग बोल देंगे। स्ट्रैप फुटिंग, ये बीच में एक स्ट्रैप आ जाता है इसमें, समझ लो, अलग से स्ट्रैप, उसके ऊपर दो कॉलम आ जाते हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं स्ट्रैप फुटिंग। नेक्स्ट राफ्ट फाउंडेशन, एक जाल सा बनाते हैं जिसपे बहुत सारे कॉलम्स आ जाते हैं हैवी स्ट्रक्चर के लिए, ये दिखा रखा है। नेक्स्ट है पाइल फाउंडेशन, जिसपे DF इज ग्रेटर देन B रहेगा, इसमें पाइल्स बना देते हैं, ठीक है, इसमें जनरली सोइल जो है सॉफ्ट रहती है, उसका क्राइटेरिया अभी लिखवा देंगे आपको साथ में। नेक्स्ट आपको बता रखा है, ये कौन सा है, ड्रिल्ड बेल पायर्स, जो पायर्स फाउंडेशन है, जनरली पायर्स यूज करते हैं इसके अंदर, ये स्टडी करेंगे पूरी पाइल में, डीप में, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। चलो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे दी भी कैसी होती होगी वो दिखा दिया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट गाइडलाइन लिखवाएं क्या, रहने दें, कई देर लग जाएगी। हाँ, डीप फाउंडेशन लिखवाया ना, पाइल, पायर्स, वाइल फाउंडेशन सारी इसमें आएंगी, तो लिख लो, गाइडलाइंस भी लिख लो। वैसे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे ही इसकी इंपॉर्टेंट वो लिखवा रहा हूँ, गाइडलाइंस फॉर चूजिंग फाउंडेशन। कुछ गाइडलाइंस हैं फाउंडेशन चूज करने के लिए। पहली, चूजिंग या सिलेक्शन लिख लो यार, चूजिंग तो अच्छा लग रहा, सिलेक्शन, फॉर सिलेक्शन, गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन। इफ स्ट्रक्चरल लोड इज लेस, इफ स्ट्रक्चरल load is less and soil is medium to dense. If structural load is less and soil is medium to dense, then shallow footing may be provided. Then shallow footing may be provided. पहला पॉइंट। दूसरा,
if swelling pressure is high, if swelling pressure is high, if swelling pressure is high, अगर swelling pressure ज़्यादा है, and differential settlement, ये भी बताऊंगा आपको, and differential settlement is less than या is greater than 35%, shallow foundation is not adequate. Shallow foundation is not adequate. तीसरा है if footing area is more than 40%, if footing area is more than 40%, then either raft foundation or combined footing are used. Combined footing are used. चौथा पॉइंट है if structural load is heavy, if structural load is heavy, अगर स्ट्रक्चरल लोड हैवी है कौन सा यूज करेंगे? आइदर राफ्ट और पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड. 4 हो गए. नेक्स्ट इसका एग्जांपल है बुर्ज खलीफा, वो उस पर पाइल्स पे बना हुआ है, सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है बुर्ज खलीफा, समझ लो ना. तो नेक्स्ट if structural load is less, if structural load is less but the soil is loose, up to 3 to 4 meter, then deep foundation may be provided. Deep foundation may be provided. ये लिख लो, 5 पॉइंट लिखवा दिए. चलो हो गया. नेक्स्ट पॉइंट 6th, if structural load is heavy and construction is built in water, then well foundation is provided. मतलब जो स्ट्रक्चर बनते हैं वाटर के अंदर वहां वेल फाउंडेशन होती है. एक पॉइंट लिख लो नोट डाल के, ये सवाल आया हुआ इस पे. ये पूछा हुआ था फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या है. फ्लोटिंग फाउंडेशन इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन, ऐसे लिख लो, इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन विच इज, या ऐसा लिख सकते हो, फ्लोटिंग फाउंडेशन इज द टाइप ऑफ राफ्ट फाउंडेशन लिख दें सीधा. इज द टाइप ऑफ राफ्ट फाउंडेशन लिख दो सीधा. इज द टाइप ऑफ राफ्ट फाउंडेशन, इज द टाइप ऑफ राफ्ट फाउंडेशन इन विच ये राफ्ट फाउंडेशन का टाइप है
in which weight of soil excavated is equal to, जो soil बाहर निकाली अपन ने, weight of soil excavated is equal to weight of building is equal to weight of building and weight of foundation. ये लिख लो, equal to, ये सारी कहानी होगी। और कुछ देखता हूँ, कुछ रह गया तो एक और लिख लो पॉइंट लास्ट, बहुत है इतना। इफ सोइल इज लूज, जनरली लिख लो लिक्विफेक्शन ऑफ सैंड, देन compaction piles may be driven, compaction pile driven की जाती है या may be provided। ठीक है, ये सारी कहानी है। चलो मैंने कुछ सारी कहानियां बता दी हैं, जैसे कुछ डेफिनेशन लिखवाने से अच्छा मैंने इसमें ही लिखवा दिया। जैसे स्ट्रक्चर लोड लेस है, उसके बताया सोइल मीडियम टू डेंस है, तब आप शैलो फाउंडेशन यूज़ करोगे या शैलो फुटिंग यूज़ करोगे। अगर स्वेलिंग प्रेशर स्वेल कर जाती है, ठीक है, और डिफरेंशियल सेटलमेंट ज़्यादा है 35% से भी, तो शैलो फाउंडेशन एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बताया इफ फुटिंग एरिया इज मोर देन 40%, जो फुटिंग का एरिया है, समझ रहे हो, जो फुटिंग एरिया है मोर देन 40%, देन आइदर या तो आप राफ्ट यूज करोगे या कंबाइंड राफ्ट, तो पता ही आपको कितने मर्जी बड़ा कर लो, उसमें कॉलम्स खड़े करने उसमें। इफ द स्ट्रक्चर लोड इज हैवी, अगर स्ट्रक्चर लोड हैवी है या तो राफ्ट यूज करोगे या पाइल यूज करोगे। इफ द स्ट्रक्चर लोड इज लेस बट द सोइल इज लूज अप टू द 3 to 4 मीटर, तब डीप फाउंडेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, इफ द स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड कंस्ट्रक्शन इज बिल्ट इन वाटर, अगर वाटर में कोई कंस्ट्रक्शन है तो कैसे यूज करेंगे, वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। फ्लोटिंग फाउंडेशन एक टाइप है जिससे एक मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आया था, तो फ्लोटिंग टाइप किसका टाइप है, राफ्ट फाउंडेशन का ही है, जिसके अंदर जो वेट ऑफ सोइल एक्सकवेट, जैसे अपन ने फाउंडेशन बनानी है, जैसे क्या होता है फाउंडेशन बनाते हैं, दिस इज फाउंडेशन, ये बना दी, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये फाउंडेशन आपको बनानी है। यहाँ पे क्या किया होगा उसने, पहले तो इस सोइल को एक्सकवेट किया होगा, ये सारी सोइल एक्सकवेट कर रखी है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं। इसने बोल दिया जो आपने सोइल जहाँ से निकाली ना, वो जो सोइल थी, वो जितना सोइल का वेट था वो इक्वल था किसके, जो बिल्डिंग खड़ी करनी है आपको, और वेट ऑफ फाउंडेशन। अब देखो नाम से पता लग गया, जितनी सोइल आपने बाहर निकाली उतना ही फिट कर दिया लोड, अल्टीमेटली फ्लोट कर रहा है वो, तो अपन ने कुछ प्लेस ही नहीं किया, समझ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग फाउंडेशन। तो एक ये टाइप है राफ्ट फाउंडेशन, ये नहीं है फ्लोट करती रहती है, ऐसा थोड़ी होगा। तो अल्टीमेटली ये क्राइटेरिया है जो इस पे बेस करता है, तो भी डेफिनेशन बता दिया। भाई सोचो यार फ्लोट कौन सी करेगी, आप पढ़ते ही पता लग जाएगा फ्लोट कैसे कराएंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। इफ द सोइल इज लूज मतलब लिक्विफेक्शन हो रहा है सैंड का, तब कॉम्पैक्शन पाइल्स जो है ड्रिवन करते हैं। चलो कुछ कहानियां बता दी बेसिक, अब शुरू करते हैं। चलो शैलो में अब कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक, वो शुरू करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो आप, बेसिक डेफिनेशन लिख लो, टॉपिक डालो बेसिक डेफिनेशन। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सेफ लोड अगेंस्ट शियर फेलियर। सेफ लोड, इस पर भी एक सवाल आया हुआ है, अगेंस्ट सेफ लोड अगेंस्ट शियर फेलियर। सेफ लोड क्या होगा, सेफ बेरिंग कैपेसिटी इनटू फुटिंग एरिया, सेफ बेरिंग कैपेसिटी इनटू फुटिंग एरिया। ये हर क्वेश्चन में ना यूज होगा, तो मैं आपको पहले लिखवा दिया, न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी आपको, वहां पे आपको ऐसे सेफ लोड निकालना होगा या वो निकालना होगा। सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट, सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट। अब बस शॉर्ट में चलेंगे फटाफट से। सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट इक्वल टू सेफ बेरिंग प्रेशर, जितना प्रेशर बियर कर रहा है वो, सेफ बेरिंग प्रेशर इनटू में फुटिंग एरिया। अल्टीमेटली लोड ही है और प्रेशर जो है स्ट्रेस होता है,
और बीरिंग कैपेसिटी वो भी स्ट्रेस की फॉर्म में लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सो इनटू में एरिया कर देंगे ये सारी कहानी। चलो डेफिनेशन शुरू करते हैं, इससे एक सवाल बनेगा आपका। चलो करें स्टार्ट। चलो पहली डेफिनेशन है अपनी ग्रॉस प्रेशर। एक एक आराम से पढ़नी है, हर एक क्वेश्चन में इसी का यूज है सारा। ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर को डिनोट करते हैं छोटे क्यूजी से, ले लो क्यूजी से, ठीक है। अब इसमें बना ही लो, डायग्राम में बना ही देते हैं। दिस इज, ये मेरी फुटिंग है, जो लोड लग रहा है अपना बेस ऑफ द फुटिंग पे। सो दिस इज दी क्यूजी। क्या क्या आएगा उसमें मैं बता देता हूँ आपको। दिस इज क्यूजी, ये है। और यहाँ पे जो सोइल फिल करते हैं, ठीक है, दिस इज दी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये आप ध्यान रखेंगे। सो दिस इज क्यूजी। अच्छा, यहाँ पे जो लोड लग रहा है दिस इज क्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। क्यू मतलब अप्लाइड लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर, लिख लो अप्लाइड लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर। अप्लाइड लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर। और ग्राउंड लेवल कहीं भी ले लो, यहीं ले लो। ये ग्राउंड लेवल है, ये सारी चीजें दे दी आपको। हो गया? हो गया? चलो लिखो इसके डेफिनेशन लिखो। इसके लिखो, इट इज द टोटल प्रेशर, इट इज द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, एट द बेस of foundation due to it is the total pressure at the base of foundation due to self weight of soil, self weight of खुद का जो self weight है soil का, self weight of footing, self weight of footing and applied load, जो भी अप्लाई करोगे लोड, ये सारी चीजें आ गई। नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। ग्रॉस प्रेशर मे बी ग्रेटर, इक्वल एंड स्मॉलर देन बीरिंग कैपेसिटी। ये लिख लो। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। टोटल लोड होता है, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या वो जी से डिनोट करते हैं इसको। अब जितना भी लोड लगेगा फुटिंग एरिया पे, ये टोटल लोड हो जाएगा पी यू बाय में एरिया, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, सोइल का भी है पड़ा इसमें, कहाँ है लिखा है ना, सेल्फ वेट ऑफ सोइल भी। सोइल का कैसे निकालते हैं, गामा इंटू में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जितनी सोइल तक है, तो प्लस में दिस इज गामा इंटू में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन।
ये मैंने बना दिया फॉर्मूला, समझ रहे हो बात भाई, क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, जितना लोड लगाया एरिया से भाग कर दिया, क्या बन जाएगा ये लोड अपॉन एरिया, क्या बन जाएगा प्रेशर बन जाएगा। अल्टीमेटली है तो प्रेशर ही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी तो प्रेशर ही है, जो यूनिट वेट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, यूनिट वेट इंटू में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यूनिट वेट किसी में होता है वेट बाय वॉल्यूम, न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू में मीटर, ये तो पता ही है, सारा पढ़ ही रहे हैं। तो गामा इंटू डी एफ, गामा को इससे गुना कर दिया, तो ये इसके फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, जब खाली क्यू जो है पी यू बाय ए के कब इक्वल होगा, जब व्हेन फिलिंग इज नॉट डन, जब फिलिंग करोगे तब ये लिख लो यार, ये भी लिख लो, इट इज ड्यू टू द खुद का जो लोड लग रहा है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होगा, ये ड्यू टू द फिलिंग, ड्यू टू दी फिलिंग, ये फिलिंग की वजह से, मतलब जो सोयल डाली है हमने वो सोयल की वजह से हो जाएगा। व्हेन फिलिंग इज नॉट डन, व्हेन फिलिंग इज नॉट, जब फिलिंग नहीं होगी तो पीयू बाय ए हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट नेट प्रेशर, पहली डेफिनेशन होगी ये, अच्छा पता नहीं है, जो ग्रोस प्रेशर है वो ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। अब बीरिंग कैपेसिटी थोड़ी पता कितनी है अपने को, बीरिंग कैपेसिटी तो ज्यादा भी हो सकती है लोड लगाए तो फेल भी हो जाए वो, तो बीरिंग कैपेसिटी से वो ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो ये सवाल बना हुआ, तभी स्टार लगा के करवा दिया आपको, ये स्टार लगा देना। नेक्स्ट टर्म है मेरी नेट प्रेशर इंटेंसिटी, दिस इज नेट प्रेशर इंटेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं क्यू एन से, दिस इज नेट प्रेशर इंटेंसिटी। इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, एट द बेस ऑफ फाउंडेशन in excess to, it is the pressure at the base of foundation in excess to initial effective overpressure, initial effective overburden pressure, overburden pressure, ये किसका क्या कारण होता है overburden pressure, सोइल के कारण ही तो होता है ये अल्टीमेटली। क्यू एन किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज क्यू जी माइनस में गामा डी एफ, व्हेन फिलिंग इज नॉट डन, तब उसको क्यू एन, मैंने आपको वैसे बता दिया, और यहाँ पे उसको वो भी कर दिया क्यू एन बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अच्छा फिलिंग कब नहीं होती, अच्छा एग्जांपल ही बता देता हूँ। व्हेन फिलिंग इज नॉट डन, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें फिलिंग नहीं करनी पड़ती, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें फिलिंग नहीं करनी पड़ती, बेसमेंट में, जब बेसमेंट, ऑब्वियसली बात है, जब बेसमेंट बनाओगे तो उसमें फिल करोगे क्या, तो एग्जांपल लिख लो इसका बेसमेंट, ठीक है। तो मतलब एक याद रखने के लिए चीजें जो है वो रिलेट कर रहा। चलो ये भी हो जाएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, जब चलो एक और चीज़, अब इसका एग्जांपल जो है, अगर बेसमेंट ले लिया, अच्छा मैं आपको भी बता था ना फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या होता है, उसका देखो, उसको और क्लियर करते हैं। अगर फ्लोटिंग फाउंडेशन के लिए क्या करते हैं, फॉर फ्लोटिंग फाउंडेशन, ये चीज़ मुझे ऐड करानी थी इसमें, फॉर फ्लोटिंग फाउंडेशन जो क्यू एन की वैल्यू 0 हो जाती है, क्यू एन की वैल्यू 0 हो जाती है, समझ रहे हो। अगर क्यू एन की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा अपना, क्यू जी किसके इक्वल है, पी यू बाय ए, पी यू बाय ए माइनस में गामा डी एफ हो गया, क्योंकि फिलिंग तो हुई नहीं है ना उसके अंदर। सो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज पी यू बाय ए इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज गामा इनटू में डी एफ के इक्वल आ जाएगा। इस केस के अंदर फ्लोटिंग फाउंडेशन कहते हैं हम लोग, जब क्यू एन की वैल्यू 0 हो जाए, समझ गए ना। तो
तो पीयू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो टोटल लोड है, जो सिर्फ सोयल के कारण ही आ गया, वो फुटिंग एरिया से गुना कर दिया उसको, समझ गए ना बात, जो लोड आ गया अपना, ये सारी कहानी आती है, ये लिख लेना। सोयल पे कोई एक्स्ट्रा लोड लगा ही नहीं, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन, समझ गए। नो एक्स्ट्रा लोड अकर ऑन सोयल, नो एक्स्ट्रा लोड अकर ऑन सोयल। चलो ये लिख लो, चलो 2 होगी। नेक्स्ट तीसरी, अब करते हैं सेफ बेरिंग पे। सेफ प्रेशर, कितनी होगी इसमें, 2 होगी ना, प्रेशर की बेस पे 2 होगी है। आपको ये भी समझाना पड़ेगा फिर तो डिफरेंस। चलो नेक्स्ट लिखो सेफ बेरिंग। तीसरी, इसके लिए ना एक टेबल बनवानी है, तभी मैं इसको सेफ बेरिंग प्रेशर इंटेंसिटी, इसके लिए एक टेबल है वो लिखवाऊंगा आपको। सेफ बेरिंग प्रेशर इंटेंसिटी, सेफ बेरिंग इसको बोलते हैं QPS, दिस इज QPS, सेफ बेरिंग प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, QPS। इसके लिए कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, होती क्या है सेटलमेंट। इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर, इट इज द मैक्सिमम, it is the maximum net pressure without exceeding the settlement limit, without exceeding the settlement limits। अब settlement limits हैं कुछ, without exceeding the settlement limit, ताकि settlement limit जो है वो exceed ना कर जाए। जैसे ये कब होता है केस, ये भी बता देता हूँ आपको। दिस इज द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन लगा दिया अपन ने। अब क्या होगा, जैसे ही लोड जो है जैसे ही टिल्ट करती है फाउंडेशन, कई बार क्या होता है लोड वगैरह टिल्ट कर जाती है। आप देखना एग्जांपल भी दिखेंगे आपको, जो बिल्डिंग जो है गिर गई वो फाउंडेशन टिल्ट करने के कारण। जैसे ही फाउंडेशन टिल्ट करेगी तो ऐसे लगा लो जैसे ये टिल्ट कर गई, ये टिल्ट कर जाती है। जब टिल्ट करती है तो सेटलमेंट होती है, तो दिस इज द सेटलमेंट, ये सेटलमेंट है, ये टोटल सेटलमेंट है। इसमें कितनी सेटलमेंट होगी, इसकी टोटल सेटलमेंट, ठीक है। अब यही सोयल, अब क्या होता है जब, अब सोयल पे फाउंडेशन तो एक कॉलम तो नहीं होगा, बहुत सारे कॉलम होंगे। अब एक कॉलम तो, अब अगर सारे के सारे कॉलम सेम सेटलमेंट दे रहे हैं तो उसको सेटलमेंट कह देंगे। अगर कुछ कॉलम जो है ज्यादा सेटल करके कुछ कम सेटल करके, उसको डिफरेंशियल सेटलमेंट कह देंगे। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट सेटलमेंट। तो ऐसा भी बोल सकते हो, अगर मैं दोबारा से डायग्राम बना दूं इसी को शो करने के लिए, दूसरा जो कॉलम था ये वो मैंने बना दिया, इसकी सेटलमेंट होनी तो ये थी, बट इसकी सेटलमेंट कहाँ होगी, दिस इज द सेटलमेंट। इसको बोल देंगे दिस इज डिफरेंशियल सेटलमेंट। दिस इज डिफरेंशियल सेटलमेंट। बस आपको थोड़ा सा फेमिलियर करना इस पॉइंट से, ठीक है। इसके लिए टेबल बनवाता हूँ, चलो लिख लो इसके लिए। फाउंडेशन और सोइल टाइप, दिस इज सोइल टाइप, स्ट्रेट लाइन, दिस इज सोइल टाइप। इसके बाद है कुछ वैल्यूज हैं किस किस की, सेटलमेंट की ST, इसके बाद है SD जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है, दिस इज डिफरेंशियल सेटलमेंट ST SD। और एंगुलर डिस्टोर्शन ये भी लिखवाता हूँ अभी आपको, दिस इज एंगुलर डिस्टोर्शन। कुछ फिक्स वैल्यूज हैं
इसको देख के हम डिज़ाइन करते हैं। एंगुलर डिस्टोर्शन, एंगुलर डिस्टोर्शन। फाउंडेशन है अपनी जैसे आइसोलेटेड और राफ्ट। पहले ले लो आइसोलेटेड, दूसरी राफ्ट। सोइल टाइप में अलग अलग ले लेते हैं। इसमें ले लो ऑन क्ले, ऑन सैंड। इसमें ऑन क्ले, ऑन सैंड, ऑन क्ले एंड ऑन सैंड, अलग अलग। जो टोटल सेटलमेंट आती है अपनी, इसमें रहती है 65, इसमें रहती है 40। और राफ्ट फाउंडेशन जो है 65 से 100, इसमें 45 से 65। ये लिख लो वैल्यूज, ये कुछ वैल्यूज है, ध्यान रखिए थोड़ी सी। ठीक है, सेटलमेंट की वैल्यू है। अच्छा, इसकी वैल्यू सेटलमेंट ड्यू टू डिफरेंशियल सेटलमेंट, इसकी कुछ वैल्यू है 0.0015L, 0.0015L, 0.0021L, 0.0021L। ये सारी वैल्यूज लिख लो, डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, और उसकी वाली एंगुलर डिस्टोर्शन की यहाँ लिखेंगे 1/666, 1/666, 1/500, 1/500। ये कुछ वैल्यूज़ हैं भाई, कितना डिस्टोर्ट कर जाता है एंगल वो बता दिया आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उस पर आया हुआ है, आपको वो भी करवा देते हैं। चलो नेक्स्ट है अपना कुछ प्रेशर की वेरिएशन देख पूछता है वो डायरेक्ट। तो जो जैसे सवाल है वैसे बता रहा हूँ आपको सारा। कितनी हो चुकी है अपनी? 3 हो चुकी है ना अभी बहुत सारी हैं वो। चलो नेक्स्ट इसी में ही अगर फ्लेक्सिबल फुटिंग है, अगर आपकी फुटिंग फ्लेक्सिबल फुटिंग है तो डिफ्लेक्शन वेरिएबल होगी, डिफ्लेक्शन वेरिएबल, प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा। दोनों केस में, सैंड और दोनों के केस में ले लेंगे। नेक्स्ट, जब रिजिड फुटिंग है तो मेरी डिफ्लेक्शन मेरी कांस्टेंट रहेगी। जो डिफ्लेक्शन आनी है, डिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, उल्टा हो जाता है इसमें, प्रेशर मेरा वेरी करेगा। गेट पे क्वेश्चन आया हो इस पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपको दे दिया, 2 केस ले रहे हैं। एक तो है सैंड, एक ले लिया क्ले। ये सैंड थी एंड दिस इज क्ले। ये क्ले केस में बनाया हुआ है। ये है सैंड एंड दिस इज क्ले, दिस इज क्ले। इसके अंदर जो वेरिएशन आएगी प्रेशर की, ये आती है अपने होगिंग। जैसे दिस इज दी सेटलमेंट, ये एसटी आ गई सेटलमेंट कर गई, तो दिस इज होगिंग। ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये होगिंग। अच्छा, ऐसे ही अगर सेटलमेंट आती है ऐसे ही, तो ये सेटलमेंट ये हो जाएगी। ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा। ये है, देखो पहला केस,
इसमें सेटलमेंट कुछ और थी, जैसे सोइल बदली आपने क्या हो गया, सेटलमेंट क्या करेगी, वेरी करेगी, मतलब डिफ्लेक्शन क्या करेगी, वेरी करेगी। प्रेशर हमेशा सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के दोनों, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ये याद रखने के लिए सैगिंग होती है, इसकी वो होती है, समझ गए ना, ये ध्यान रखना। देखो याद कैसे करना है, ये ऐसे होता है होगिंग, ठीक है, ऐसे होता है सैगिंग, तो आपको ध्यान रखना है इसकी शेप कैसी रहती है, मतलब अपने माइंड के लिए इस शेप के, तो वहाँ पे सिर्फ फोटो देगा, मैच करनी होगी अपने को, तो सैगिंग होगिंग से आप ध्यान रख लोगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन रिजिड फुटिंग में। अब इसी को रिजिड फुटिंग में करना है तो हो गए। नेक्स्ट है रिजिड फुटिंग। अभी देखना सवाल करोगे ना, सारे ऐसे सवाल आए हुए हैं सारे। रिजिड फुटिंग, अब रिजिड फुटिंग में पहला केस है सैंड का और दूसरा केस है क्ले का। इसमें क्या बताया मैंने, यहाँ पे बताया डिफ्लेक्शन क्या है, कांस्टेंट रहेगी, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट, तो दिस इज द वैल्यू, ये डिफ्लेक्शन मेरी कांस्टेंट, ये है मेरी क्ले का केस, डिफ्लेक्शन मेरी कांस्टेंट। यहाँ पे सैंड के केस में कैसा शेप थी, सैगिंग थी, और प्रेशर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिखा दिया यहाँ पे सेटलमेंट तो मेरी कांस्टेंट ही आएगा। नेक्स्ट आपको बता देंगे दिस इज दी, ये दिस इज सेटलमेंट, ये बना लो, इस सैंड का केस, ये क्ले का केस। ये सैगिंग और होगिंग है, ये प्रेशर है या फिर जो सॉइल की, ये वैसे याद करने के लिए शेप ऐसी बनती है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट जैसे होगा, ये सॉइल की शेप है। हाँ, सॉइल के अंदर लोड लगने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी बोलते हैं इसको। उसको जो शेप को ऐसे, हाँ शेप ऐसे और होगा। ये देखो ये केस है, देखो अगर केस था फ्लेक्सिबल फुटिंग का, फ्लेक्सिबल फुटिंग मतलब जो रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब राफ्ट नहीं है, समझ रहे हो। इस केस के अंदर क्या होगा, ये सेटलमेंट क्या हो रही है यहाँ पे, देखो फ्लेक्सिबल फुटिंग है, डिफ्लेक्शन क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। देखो ये शेप ऐसी है, ये ऐसी होगी एकदम से, शेप यहाँ पे चेंज होगी, और प्रेशर मेरा कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर की जो वैल्यू, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा। अगर यही चीज रिजिड फुटिंग होती, रिजिड में क्या होगा, पहले बीम बनेगी, समझ रहे हो, पहले बीम बनाएंगे, अगर बीम बनाएंगे तो सेटलमेंट क्या आएगी, आपने फाउंडेशन के नीचे बीम बना दी पहले, जिसके ऊपर आपने सेटलमेंट लगानी है, ये फुटिंग को लगाना है, जिसके ऊपर पहले बीम लगा दी, देखो ये बीम लगा रखी मैंने, उसके ऊपर फुटिंग लगाएंगे तो सेटलमेंट तो बराबर होगी, सारी हर तरफ से बराबर सेटलमेंट होगी इसमें, चाहे सैंड आ जाए चाहे क्ले आ जाए, कुछ मर्जी आ जाए राफ्ट में, और प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये सवाल है, आपसे एक चीज पूछ लेगा कुछ भी तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, समझ गए ना बात। ये सारी कहानी होगी। चलो नेक्स्ट, अब वो सारी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन बीयरिंग कैपेसिटी। अब ये जैसे 3 डेफिनेशन करी है मैंने, बेस्ड ऑन प्रेशर इंटेंसिटी है ये, तो यहाँ पे लिख लो बेस्ड ऑन प्रेशर इंटेंसिटी। ये जो कहाँ लिखूँ, कलर दूसरा कर देता हूँ, बेस्ड ऑन प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर। चलो नेक्स्ट, based on bearing capacity. Next is based on bearing capacity. Based on bearing capacity. ये आपको बाद में कराएंगे। चलो फर्स्ट इज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, कलर ले लिया व्हाइट। दिस इज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, द मैक्सिमम that
द मैक्सिमम ग्रोस प्रेशर दैट अ सोइल कैन टेक, दैट अ सोइल कैन टेक बिफोर फेलियर। द मैक्सिमम ग्रोस प्रेशर दैट अ सोइल कैन टेक बिफोर फेलियर, फेलियर से पहले। या ऐसा बोल सकते हो कितना प्रेशर लगाएं भी सोइल जस्ट फेल हो। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेशर, देखो मैंने मैक्सिमम लिख दूं तो बोल सकते हो बिफोर फेलियर, वो मैक्सिमम से। अब ग्रोस प्रेशर की वैल्यू मैंने कहा था बेरिंग कैपेसिटी से कम रहनी चाहिए। अब ग्रोस प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम करते जाओ जस्ट फेल हो जाए, उसको बोल देंगे अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। इसको बोलते हैं क्यू यू, दिस इज क्यू यू। अब ये डिपेंड कर किस पे कर रही है, उसी पे कर रही है, ग्रोस प्रेशर पे। तो ये द मैक्सिमम ग्रोस प्रेशर दैट अ सोइल कैन टेक बिफोर फेलियर, इसको। या और द ग्रोस प्रेशर एट विच सोइल इज जस्ट फेल, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन पूछ सकता है। तो और लिख सकते हो आप द ग्रोस प्रेशर एट विच, द ग्रोस प्रेशर एट विच सोइल इज जस्ट फेल। तो किसी फॉर्म में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। सेकंड इज नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेरिंग, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट क्या होता है, जिसमें गामा डी एफ माइनस कर दें। अल्टीमेटली वही था ना वो चीज, जहां पे नेट आ जाए वहां पे गामा डी एफ माइनस कर देते हैं। तो इट इज द नेट बेरिंग प्रेशर, इट इज द नेट बेरिंग प्रेशर, इज द नेट बेरिंग, इट इज नेट बेरिंग प्रेशर। ये वो नेट बेरिंग प्रेशर है until shear failure of soil, until shear failure of soil. This is denoted by QNU, net ultimate bearing, QNU, इसको बोलते हैं QNU। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दिस इज QU माइनस में गामा इंटू में DF। ये लिख लो, अब सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ये क्या हो रहा है यार, कैलकुलेशन QU अल्टीमेट हो गया। अब रह गया अपना सिर्फ अंटिल, हाँ अंटिल शेयर फेलियर हो गया। जब तक शेयर फेल नहीं हो जाता और गामा डीएफ माइनस कर देंगे इसमें, मतलब सोइल का कोई रोल नहीं रह जाएगा इसमें, समझ लो ना। नेक्स्ट इज QNU। अरे लिखा है ये थोड़ा सा ना आज कैलिब्रेशन सही नहीं किया, लो ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट लिख लिया। अब लिखो बेरिंग कैपेसिटी है सेफ बेरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी डिनोट करते हैं QNS से। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, हो गया जो भी बता रहा था। अब आपने क्या करना है, जो भी नेट अल्टीमेट है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग कर दो। तो क्या हो जाएगा, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लग जाती है तो क्या होता है, नेट सेफ हो जाती है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग कर दो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेके चलते हैं, 2 से 6, ये लिख लो नेट सेफ बेरिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोस सेफ बेरिंग कैपेसिटी। जब ग्रोस सेफ बेरिंग कैपेसिटी, जब ग्रोस आता है तो क्या होता है, ग्रोस आता है तो क्या होता है, गामा डीएफ प्लस हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है इसमें, QNS में क्या प्लस कर दोगे, गामा इंटू में डीएफ, QNS इसको प्लस कर देंगे, QS इसको नोट करते हैं QS। जैसे जब ग्रोस आ जाए गामा डीएफ प्लस, जब नेट आ जाए गामा डीएफ माइनस, तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे सारे। ये सारी चीजें खत्म होगी इसकी फॉर्मूलाज पे। अब रह गया बेस्ड ऑन डिजाइन। अब डिजाइन के बेस पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन चल रही है सारी। देखो क्लासिफिकेशन वैसे तो ना ये चीजें सारी इकट्ठी कराई जाती हैं, बट मैंने अलग अलग डिवाइड कर दी। अब मैं स्टार्ट करता ग्रोस प्रेशर से, खत्म करता 10-12 इक्वेशन हो जाती, वो कंफ्यूज हो जाते। मैंने क्या किया, प्रेशर को अलग कर दिया
और किसको अलग कर दिया, बीयरिंग कैपेसिटी को अलग कर दिया, ये बीयरिंग कैपेसिटी अलग कर दी सारी। ये कहाँ से स्टार्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन बीयरिंग कैपेसिटी अलग कर, ठीक है। तीसरी क्लासिफिकेशन है अपनी, तीसरी क्लासिफिकेशन है इसी के अंदर बेस्ड ऑन डिजाइन, जो डिजाइन पे बेस है, बेस्ड ऑन डिजाइन, बेस्ड ऑन डिजाइन, जो डिजाइन पे बेस है। अब डिजाइन पे बेस है, इसमें सबसे पहले है अलोवेबल बियरिंग डिजाइन, अलोवेबल बियरिंग, अलोवेबल बियरिंग डिजाइन, एक ही इसकी, हाँ, अलोवेबल बियरिंग डिजाइन। ये आपको मैंने पहले लिखवा दी शायद, लेसर ऑफ QNS एंड QPS लिखवाई ना वो, नेट सेव, चलो इसमें भी दोबारा लिख लो कोई भी। इसको बोलते हैं QA नेट, अलोवेबल सेफ बियरिंग प्रेशर, सेफ बियरिंग, अलोवेबल बियरिंग प्रेशर, ठीक है, QA। इसमें लिखेंगे किस किस में, दिस इज QNS एंड QPS, दो निकालिए ना, इन दोनों में जो भी लेसर होगा वो QA होगा, वो अलोवेबल होगा। सेफ बियरिंग प्रेशर एंड नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, दिस इज नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड नेट सेफ बियरिंग प्रेशर, या सेफ बियरिंग प्रेशर लिख लो उसमें, दिस इज सेफ बियरिंग प्रेशर, ये लिखो। एक मिनट, एक बार पॉज करना इसको, वो नहीं चाहिए, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको लास्ट में क्या बताया, हाँ ये बता दिया। चलो अब इसके लिए पीछे वाला टॉपिक ले लो, इसमें थोड़ा सा और लिख देते हैं। जैसे QNS ये बताया था ना आपको। अच्छा उसके बाद मैंने बताया आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी बताया अलग से, क्यों सेफ बताया ना, दिस इज नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट, नेट अल्टीमेट एंड ये करवा दिया सारा, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये बताओ, मैंने आपको ये बताया था QNS, ठीक है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी है दिस इज QNS है, ये किसके इक्वल है, QNU डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसके इक्वल होगा। अच्छा अगर मैं बोलूं जो Q सेफ है, Q सेफ किसके इक्वल है, QS, ये भी बताया मैंने आपको, QS से कोई भी नहीं बताया गया, इसमें भी नहीं बताया, दिस इज सेफ बियरिंग कैपेसिटी, हाँ ग्रोथ सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहाँ है इसमें, कहाँ लिख दिया यार मैंने, ये रहा, हाँ ये रहा ना, ये तो मैं देख रहा था। अच्छा इसमें देख लेते हैं, ग्रोथ सेफ बियरिंग कैपेसिटी है QNS डिवाइड बाय में ये। अच्छा QNS की वैल्यू कितनी है, QNS की, दिस इज QNU डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस में गामा DF, ये बता रहा था आपको। अच्छा QNU किसके इक्वल था, QNU देखो इससे पहले QNU किसके इक्वल था, QU माइनस में गामा DF, QU माइनस में, अरे यार QU माइनस में गामा DF डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस में गामा DF, ये बता रहा हूं। इससे क्या समझ आया आपको, जो QU में से आपने ये माइनस कर दिया, अल्टीमेटली ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है वो हमेशा अल्टीमेट पे लगता है या नेट अल्टीमेट पे लगता है, ये कभी भी गामा DF पे लगता है। गामा DF किसके लिए, सोइल, सोइल हम हिस्टोरिकल प्लेसेस से ले रहे हैं हम लोग, तो उस पर कोई आपको आप उस पर जज नहीं कर सकते भी कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगानी है कितनी नहीं लगानी, समझ गए। तो एक सवाल बन जाता है भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पे लगाते हैं हम लोग, समझ गए। तो नीचे इसके नोट भी लिख लो, इसके कहाँ लिखवा दूँ, लास्ट में लिखवा दूँ, इसके नीचे लिखो, चलो एक नोट लिख लो, नीचे नोट लिखो इसके लिए, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू द factor of safety is applied to the net increment of pressure, net increment of pressure, FOS is applied to the net increment of pressure at the base of footing, at the base of footing,
बट नॉट टू द ओवरबर्डन प्रेशर, बट नॉट टू दी गामा डीएफ कर लो आप, या इसको बोलते हैं ओवरबर्डन प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर because this pressure is acting, because this pressure is acting, because this pressure is acting from historical period of soil, from historical period of soil, ये जो प्रेशर लग रहा है वो हिस्टोरिकल पीरियड से लग रहा है, hence no factor of safety is required, hence no factor of safety is required, ये लिख लो। ठीक है, required, no factor of safety is required, this pressure is acting from historical period of soil, hence no factor of safety is required। दूसरा क्यू सेफ किसके इक्वल था, दिस इज क्यू एन यू डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये लिया था ना मैंने, क्यू सेफ था, और अल्टीमेटली जो क्यू एन यू है वो उसको क्यू यू भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों को लगा सकते हैं फॉर रफ कंप्यूटेशन, ये लिख दो, ये भी अभी काम आएगा, ये फॉर रफ कंप्यूटेशन, ये लो लिख लो उसको, ठीक है, ये सारी। नेक्स्ट टॉपिक, चलो जी, हो गया इतना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ शियर फेलियर, टाइप्स ऑफ शियर फेलियर। पहला, 3 टाइप के फेलियर है। फर्स्ट इज जनरल शियर फेलियर, फर्स्ट इज जनरल शियर फेलियर। It occurs in shallow foundation, shallow foundation when soil is medium to dense, it occurs in shallow foundation when soil is medium to dense. At the time of failure, foundation will get tilted. And heaving. At the time of failure, foundation will get tilted and heaving, या bulging बोल सकते हो, bulging will occur. At the sides. ये सारी कहानी कुछ बना के दिखाई देता हूँ हल्का फुल्का। हो गया इतना। जैसे स्ट्रेट ही ले लेते हैं यार, ये दिस इज नीचे होती है बेस ऑफ द फाउंडेशन, दिस इज बेस। उसके बाद यहाँ से सॉइल मूव करती है और यहाँ से आके इसके ऊपर क्या आ जाती है, दिस इज बल्जिंग, दोनों तरफ से बल्जिंग कर सकते हैं, ये होता है। दिस इज दी जोन्स, दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2 एंड दिस इज जोन 3। ये है, ये ऐसा होता है, समझिए ना। और इसमें और क्या बताऊँ आपको, ये ले लो, बस इतना ही, मतलब बना के दिखा दिया कैसे हीव कर जाती है वो सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, डेप्थ ऑफ द फॉर्मेशन। इसमें जोन भी बता दूँ, इसमें शेप लिख लो, क्वेश्चन आया वो, ये भी। इसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर लॉग स्पाइरल शेप,
सर्कुलर, हाँ हाँ डायग्राम वही है, बस मैं लिखवा दूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा ना, वहाँ लिख लूँगा क्या? ये रही, हाँ ये रहा, दिस इज फिर इस पे लिख देते हैं फिर, और क्या, चलो इस पे लिख लो। दिस इज, ये तो फर्स्ट जोन हो गया, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड जोन, ठीक है। इसकी जो शेप होती है, दिस इज ये है सर्कुलर, सर्कुलर लॉग स्पाइरल शेप, ये सवाल आया हुआ है, आप बना लो, आप बना लो इसको, ठीक है। और दिस इज हीविंग, ये हीविंग दिखा रखी है, ये ठीक है यार प्रोसेस, दिस इज हीविंग, ये सारी चीज़ें। एंड और क्या बताऊं, इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, चलो 2 जोन और लिख लो। दिस इज इलास्टिक जोन, दिस इज इलास्टिक जोन एंड दिस इज, ये सारा जो है ये प्लास्टिक जोन है, ये लिख लो खाली प्लास्टिक, जो रिकवरेबल नहीं है। दिस इज प्लास्टिक जोन, इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, एक इक्विलिब्रियम जोन होता है, तो देख तो मैंने लिखा है, तो दिस इज जोन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जोन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये ठीक है यार, जोन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। या इसको इधर करूँ, दिख रहा है सर, हैं दिख रहा है तो ठीक है। हो गया, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है कुछ? पारे गर्म हुआ कुछ? हैं? यहाँ ऐसे लगाना था ना पूरा, या वहाँ लगाना था, यहाँ से इतने में गर्म हो जाएगी। चलो हो गया इतना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिफोर फेलियर, उसी के आगे पॉइंट लिखना है मुझे, हाँ 2 पॉइंट हो गए ना, ये लिख दे, तीसरा पॉइंट लिखो, बिफोर फेलियर, बिफोर फेलियर सेटलमेंट इज स्मॉल या नेग्लिजिबल, सेटलमेंट इज वेरी स्मॉल, before failure settlement is small and will extend up to ground level. चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, अब वो उसमें दिखा दूंगा आपको, इफ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, इफ load settlement curve is plotted, if load settlement curve is plotted then clear failure will be found, then clear failure will be found। जो कर्व जब ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट दिखेगा आपको फेलियर, कैसे देखो, क्लियर नोट, क्लियर फेलियर विल बी फाउंड। देखो इसका मतलब है, मैंने आपको फोटो दिखाई है ना, फोटो देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, जैसे लोड लगा रहे हो, सेटलमेंट आ रही है, इधर देखो लोड बढ़ रहा है, सेटलमेंट बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, बहुत कम, स्मॉलेस्ट, ये देखो पहले बहुत कम सेटलमेंट है, फिर सेटलमेंट हुई, फिर एक टाइम पे मैक्सिमम होगी, एकदम से फिर आपने लोड नहीं बढ़ाया, फिर क्या हो गया, एकदम से सेटलमेंट, एकदम से क्या चला गया, सेटलमेंट हो गई, समझ गए, इसको बोलते हैं लोकल, सॉरी जनरल शेयर फेलियर बोलते हैं। तो एकदम से मैक्सिमम होने के बाद एकदम से क्या कर जाए, फेल कर जाए, तो उसको बोलते हैं दिस इज जनरल शेयर फेलियर। तिरजागी ने ये कंसीडर किया था, तिरजागी ने बोला और कोई फेलियर होता ही नहीं, सिर्फ यही कंसीडर होता है, ठीक है, तभी मैंने आपको ये पढ़ाया है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है अपना लोकल शेयर फेलियर, हो गया इतना, कहाँ लिख दें, चलो सेकंड लिखो इसमें, सेकंड इज लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, इसमें लिखो, इट अकर्स इन लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्लेज, इट अकर्स
in loose sand and soft clays. It occurs in loose sand and soft clays. In shallow footing. in shallow footing. Before failure, large elastic settlements are recorded. Large elastic settlements are recorded. Before failure, large elastic settlements are recorded. The stress zone does not extend up to ground level. ये ना, चलो अब तो ऑफ कर नहीं सकता, चलो. The stress zone does not extend up to ground level. There may be little or no heaving. There may be little or no heaving. There may be little or no heaving at the sides. At the sides. There will be क्या लिखा मैंने, no heaving at the sides and small tilting but settlement will very large. And there may be small tilting and very large settlement. Very large settlement. ये लिख लो, ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके. हो गया. चलो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव. चलो वो भी लिख लो. इफ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, इफ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, इफ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, क्या होगा, प्रोग्रेसिव फेलियर इज अकर. प्रोग्रेसिव फेलियर कर. चलो ये देखो, मैंने बताया अब किस में होती है ये, जब सॉफ्ट सैंड, लूज सैंड हो और सॉफ्ट क्ले हो, शैलो फुटिंग में. बिफोर फेलियर से पहले क्या होगा, लार्ज इलास्टिक सेटलमेंट जिसमें मिलती है. मतलब ये सोइल की प्रॉपर्टी बताई है भाई, ये जिस सोइल्स में इलास्टिक सेटलमेंट्स होती हैं वहां पे ये फेलियर होता है. दिस स्ट्रेस जोन डज नॉट एक्सटेंड अप टू द ग्राउंड लेवल तक पहुंचता ही नहीं. देयर में भी लिटिल और नो हीविंग, हीविंग हो भी जाती है, थोड़ी थोड़ी हो सकती है. और अगर स्मॉल टिल्टिंग होती भी है, इसमें टिल्टिंग होती है बहुत स्मॉल टिल्ट कर जाती है. एक्चुअली जब फाउंडेशन फेल कैसे होती है, जब वो टिल्ट कर जाता है तो क्या होता है, तब फैलने. देखो जैसे ये है, जैसे टिल्ट करेगा तो क्या होगा, सोइल एक तरफ से फैलने लग जाएगी और ऊपर की तरफ आ जाएगी. अल्टीमेटली फेलियर है किसकी वजह से, टिल्टिंग की वजह से. तो जब स्मॉल टिल्टिंग होगी तब ये फेलियर होता है. जब इफ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, प्रोग्रेसिव फेलियर मतलब एकदम से फेल कर जाएगा. देखो कैसे, डायग्राम कहाँ है, दिस इज द फेलियर. देखो स्मॉल बल्जिंग दिखा रखी है, ठीक है. ये जो जोन है ना यहाँ पे, ये यहाँ तक आता है, दिस इज ये. अरे कलर दिखा भाई, ये देखो यहाँ तक आ रहा है, समझ रहे हो. ये जो जोन है ना, सिर्फ ये हो जाता है, समझ रहे हो. यहाँ से सोल कुछ यहाँ तक पहुंच जाती है, हल्की हल्की बल्ज हो जाता है ये. समझ गए ना बात. इसमें जो फेलियर कैसे प्रोग्रेसिव है, अब ये देखो लोड बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो रही है, साथ साथ ही सेटलमेंट भी हो रही है. अल्टीमेटली प्रोग्रेसिव साथ साथ सेटलमेंट हो रही है. समझ रहे हो बात, ये सेटलमेंट होती जा रही है, ये दिखा रखा है. तो इसमें ये बता रखा है, अभी दोनों को स्लोप से देख लेंगे भाई, किसमें जो मैक्सिमम है वो बता देंगे इसमें भाई, जो मैक्सिमम लोड कितना आकर हो रहा है, ये सारी कहानी होती है. तो इस जो फेलियर को बोलते हैं, कैसे बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव फेलियर. मतलब जितने जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे सेटलमेंट बढ़ती जाएगी. समझ गए ना बात. तो ये सारी कहानी है इसमें. चलो नेक्स्ट, तीसरा फेलियर है अपना पंचिंग फेलियर. This is punching failure. It occurs in deep footing. It occurs in
deep footing and it occurs in deep footing and piles which are placed in loose sands. It occurs in deep footing and piles which are placed in loose sands and soft clays. And soft clays. In this failure, soil gets cut off. Soil gets cut off from adjacent soil. Soil gets cut off from adjacent soil by shearing and excessive settlement. By shearing and large settlement. The adjacent soil mass may be unstressed. Very large settlement at small times. Very large settlements at very small times. At small times is recorded. ये है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें फोटो देखते हैं एक बार। ये देखो, ये फेलियर है, ये है फेलियर सरफेसेस का, समझ रहे हो? ये क्या है, ये इसी जोन में रहता है, दिस इज जोन। ये देखो, ये यहाँ पे इसी जोन में रहता है। ये सोइल जो है इसी जोन में नीचे चली जाती है, समझ गए? ये कैसा होगा, एकदम से सोइल के साथ एकदम से क्या होता है, फेलियर कर जाता है। मतलब टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सेटलमेंट होना, उसको बोलते हैं पंचिंग फेलियर। पंच कर जाएगा, जैसे एक ही तरफ पंच कर जाना, कोई एडजेसेंट सोइल से कोई लेना देना नहीं है इसका, सिर्फ इसी जोन के अंदर क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इसको जोन को क्या बोला, इलास्टिक जोन बोला था क्या? इलास्टिक जोन के अंदर ही रहता है, ये सारी चीजें हैं, समझ गए? यहाँ पे तो साइड से इसका एडजेसेंट होता है, सब जैसे नीचे लगेगा साइड से फैलता जाएगा। इसमें बहुत टिल्टिंग होगी, इसमें कम, बहुत ज़्यादा होगी। इसमें जो हीविंग जो है उसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। इसमें कोई टिल्टिंग नहीं, कोई हीविंग नहीं, नो हीविंग नो टिल्टिंग, डायरेक्ट नीचे की तरफ फेल हो जाएगा। थोड़ा सा लोड लगते ही नीचे की तरफ जाएगा एकदम से, समझ गए? हल्का लोड लगेगा, सेटलमेंट ज़्यादा होगी, तो ये सारा केस है इसमें। तो ये इसके डायग्राम बन जाएगा ये, ठीक है? ये सारी कहानी, चलो ये सारी कहानी होगी। नीचे एक नोट लिखो और इसको खत्म करते हैं। नोट डालो, तिरजागी। अब आगे ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम तिरजागी पढ़ेंगे। अब तिरजागी हैज कंसीडर्ड द जनरल shear failure, हैज कंसीडर्ड द जनरल shear failure. तिरजागी हैज कंसीडर्ड द जनरल shear failure. But if soil fails in local shear, but if soil fails in local shear failure, if soil fails in local shear failure, then modified equation is used. वहाँ पे मॉडिफाइड इक्वेशन यूज होती है। ये सारी हैं कहाँ, बट इफ सोइल, साफ करके देता हूँ, लो, बट इफ सोइल फेल्स इन लोकल shear failure, ये लो, थोड़ा आराम से लिख लेता हूँ यार, समझ नहीं आ रहा तो आगे बच्चों कैसे आएगा। shear failure, then modified equation is used, ठीक है? अब modified equation के लिए वो अभी आपको मैं सारी कहानी बताऊंगा आपको, ठीक है? चलो, अब फेलियर सारे खत्म हो गए। अब आपको तिरजागी इक्वेशन करनी है, तो इसको रोक सकते हो, नेक्स्ट सेक्शन में कर लेते हैं। ओके।
है।